दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिद्धिपथ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग खासकर यूपीएसआई है, दिल्ली पुलिस और एसआई आदि के जो एग्ज़ाम हैं और बिहार दरोगा है, एमपी एएसआई है, इन सब की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और हिंदी को टॉपिक वाइज टॉपिक उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारी आप लोगों ने, जिन लोगों ने पहले क्लासेस नहीं देखी हैं, वो पिछली क्लासेस देख सकते हैं, जिससे आइडिया मिल जाएगा। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं व्यंजन पर। हम लोगों ने स्वर कंप्लीट कर लिए थे। तो स्वर और व्यंजन, जैसा कि मैंने बता भी दिया था कि स्वर क्या होते हैं, वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो आज हम लोगों ने अपनी चर्चा क्लासेस के क्रम में स्वर को कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारी क्लास का जो पार्ट है वो है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। व्यंजन व्यंजन को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बोलते हैं व्यंजन को। अब व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या होते हैं कि जो अक्षर या ध्वनियाँ स्वर के साथ में मिल करके जब उच्चारित होती हैं तो वो क्या होती हैं? व्यंजन बन जाती हैं। जैसे क प्लस इसके साथ में अ लग गया तो क्या हो गया? क। ये क्या बन गया? व्यंजन। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि क के साथ में जब अ लग गया तो व्यंजन बन गया। तो इस तरीके से स्वर के साथ जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं, जिनका स्वरांत होता है, स्वर के साथ अक्षरों का अंत होता है, वो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? व्यंजन हो गए। यह तो आपने समझ लिया कि व्यंजन क्या होते हैं। और पिछली क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि व्यंजनों की अगर मूल रूप से देखा जाए, प्रश्न पूछता भी आपकी परीक्षाओं में कि अगर मूल रूप से देखा जाए तो मूल रूप से व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। लेकिन जब इसमें हम द्विगुण ध्वनियाँ भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, जो जिनमें दो गुण हो, तो द्विगुण ध्वनियाँ जैसे ड और ढ, तो उनको जब हम इसमें दो को और जोड़ देते हैं तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 35। ये आप अपने फैक्ट के लिए डाटा के रूप में याद रखेंगे हमेशा। आपने ये समझ लिया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम व्यंजनों को कई भागों में बांट कर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जो व्यंजन होते हैं उनको कई भागों में बांट करके देखा जा सकता है कि अगर देखा जाए पहले स्तर पर तो स्पर्श व्यंजन। कैसे? स्पर्श व्यंजन, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। स्पर्श व्यंजन क्या है? इसी तरीके से आगे अगर देखा जाए तो घोष ध्वनियाँ या व्यंजन, अघोष ध्वनियाँ या व्यंजन, अल्प प्राण ध्वनियाँ या व्यंजन, महाप्राण या प्राणत्व के आधार पर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, पहले मैं इसके क्रम को बता देता हूँ, फिर इस पर हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। तो पहले स्पर्श व्यंजन एक इसका वर्गीकरण या भाग हो गया। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो घोषत्व के आधार पर, घोषत्व मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, शब्दों से मत डरिए, आप शब्दों को तोड़ने की कोशिश करिए, तोड़ना सीखिए। घोषत्व मतलब घोष मतलब घोषणा, आवाज़। तो घोषणा के आधार पर ध्वनियों को वर्गीकृत किया गया है, व्यंजनों को वर्गीकृत किया गया है, उनको घोषत्व के आधार पर कहा गया है। इसी तरीके से पिछली भी क्लास में मैंने संक्षेप में चर्चा की थी, जिसमें कहा था प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व क्या होता है? मैंने बताया था, प्राणत्व मतलब वायु। प्राण मतलब क्या होता है? प्राण मतलब होता है मूल रूप से वहाँ पर जो हमारी जो ध्वनि उच्चारित करते हैं तो जो हवा निकलती है, वायु निकलती है, उसको प्राण बोलते हैं। वायु को क्या बोलते हैं? प्राण। क्योंकि जब प्राण चले जाते हैं तो क्या होता है? एक तरीके से हमारी ध्वनि, हमारी जो हवाएं हैं, सांसें हैं, बंद हो जाती हैं। तो प्राण को वायु भी बोलते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है ध्वनियों को। ठीक है। तो इसी तरीके से और उनको जो है अगर आधार देखे जाएंगे तो उन पर भी हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। मूल रूप से यहाँ पर हम 3 के बारे में अभी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद पुनः आगे की क्लासेस में उनके और कुछ एक रूप हैं जिनसे आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो उन पर भी हम लोग
यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर। जो हमारा मूल विषय था कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। पहला हमने क्या कहा कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, आप इसको इस रूप में समझ लीजिए कि जब हम किन्हीं व्यंजनों का या ध्वनि का जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय जो हमारे मुंह से हवा निकलती है और फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी जिस स्थान विशेष से जुड़ती जाती है, स्पर्श करती है, तो उनको हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। अभी हमने आपको दिखाया था ये व्यंजन है, तो इसमें विशेष रूप से जो यह व्यंजन है, ठीक, यहाँ से ले करके जो इतने व्यंजन हैं, ये व्यंजन है, सॉरी ये का भी इसमें शामिल है। तो ये जो एक तरीके से आपके कौन से हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। और इन्हीं के आधार पर हम चीज़ों को समझेंगे और जो चीज़ें हैं फिर उनके बाद में साथ में और चर्चा करेंगे। तो स्पर्श व्यंजन को देखा जाए तो ये मैंने पिछली भी क्लास में बताया था कि व्यंजनों का क्रम क्या रहता है। व्यंजन शुरू कहाँ से होते हैं हमारे से। अगर हम व्यंजनों को बोलते हैं तो व्यंजनों में क्या होता है, कंठ से शुरू होते हैं, ठीक है। कंठ से शुरू होने के बाद अगर देखा जाए तो फिर वो जो है तालु में आते हैं। मैंने पिछली क्लास में ये सब चीज़ें बता चुका हूँ आपको। मैं तालु में आते हैं, ठीक। तालु में आने के बाद, तालु के बाद फिर अगर देखा जाए तो तालु के बाद फिर मूर्धा में आते हैं। मैंने वो भी आपको चित्र के माध्यम से समझाया था। मूर्धा में आते हैं। मूर्धा के बाद पुनः जो है वो दंत में के रूप में आते हैं, दांतों से उनका स्पर्श होता है। और दंत के बाद अगर पुनः देखा जाए तो वह व्यंजन होठों तक आते हैं। इनको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। तो यह क्रम है। ये एक बड़ा साइंटिफिक, एक तरीके से साइंटिफिकली डिवाइड किया गया है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो ये चूँकि साइंटिफिकली डिवाइडेड है, इस वजह से इनका एक निश्चित क्रम है। हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ दे कि इनका क्रम क्या है, कि कंठ है, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ। ये क्रम भी आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि प्रश्नों को कई स्तरों में पूछा जाता है। सामान्य स्तर के जो प्रश्न होते हैं उनमें यह आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये स्वर ध्वनि कौन सी है, व्यंजन कौन सी है, अंतस्वर कौन सा है, ऊष्म स्वर कौन सा है, ये ऐसे पूछे जाते हैं। अगर और उसको डीप करेंगे तो और जो है उससे नए प्रश्न बन सकते हैं स्टेटमेंट वाइज। अगर और भी डीप करेंगे तो उसमें इस तरीके से जैसे दे दिया कि भाई निम्नलिखित में से को आरोही क्रम में सजाइए या निम्नलिखित को अवरोही क्रम में सजाइए। तो उसमें दे दिया कि भाई कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो अगर आपको तालु, मूर्धा, या मान लो ये 5 होते हैं तो 5 में सब न दे करके यहाँ से उन्होंने 3 दे दिए। अब अगर आप तालु और मूर्धा में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, पहले कौन है, तालु आता है कि मूर्धा आती है, तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा। तो इस वजह से मैंने पिछली क्लास, जो बच्चे नए होंगे वो पिछली क्लास देख लेंगे और उसमें मैंने सब समझा भी दिया है आपको कि तालु कहाँ होती है, मूर्धा कहाँ होती है, ये सब पिछली क्लासेस में हमने समझा दिया है। तो ये चीज़ समझ हो गए होंगे आप लोग। अब हमने जो चर्चा की तो ये जो स्पर्शी व्यंजन थे उनके बारे में चर्चा की। अब स्पर्शी व्यंजन के साथ में ही हम बात करेंगे घोषत्व के आधार पर, घोषणा के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर जब हम बात करेंगे, नंबर 2, घोषत्व के आधार पर, तो व्यंजनों को हम यहाँ पर 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है अघोष ध्वनियाँ या व्यंजन और दूसरा होता है सघोष। क्या होता है, अघोष और सघोष। यानी कुल मिलाकर देखें, अगर इसका रूट टर्म देखा जाए, मूल जो बिंदु देखा जाए, मूल है घोष, उसके साथ में स लगा दिया, सघोष यानी घोषणा के साथ, वायु के साथ, और अघोष मतलब घोषणा के बिना यानी वायु के बिना।
तो समझ हो गए होंगे आप लोग। वर्डों को बताने में मैंने आपको बताया कि वर्ड से मत डरिए, वर्ड्स में कोई वो नहीं, बस उनको तोड़ना सीख लीजिए। कठिन से कठिन शब्द आपको आसान लगने लगेंगे। तो अघोष जिनमें घोष ना हो और जिनमें सघोष जिनमें घोष हो, सीधी सी बात है। अब ये तो बहुत सामान्य सी बात है, हमने समझ ली, लेकिन कठिनाई बच्चों के साथ तब आती है जब वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि साहब इसमें कौन सी ध्वनि अघोष है, कौन सी सघोष है। तो आपसे जो मैंने अभी चर्चा भी की थी, ऊपर दिखाया भी था, ऊपर आप एक बार पुनः देख लीजिए कि ये जो क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ऐसे ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यहाँ तक मैंने कहा था, मूल रूप से आप ध्यान रखिए। तो जो इसमें खासकर अघोष जो ध्वनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, पहले के जो दो अक्षर हैं, जैसे इसके क ख, इसके च छ, इसके ट ड और इसके त थ और प फ। यानी अगर देखा जाए, डिवाइड किया जाए, तो आप ऐसे अगर एक लाइन खींच दीजिए तो इधर की जो ध्वनियाँ हुई वो कैसी हो गई, आपकी अघोष। यानी अघोष का मतलब हुआ जिनको हम बोलेंगे और वायु बहुत तेज़ी से नहीं निकलेगी, यानी हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं वो उनमें कंपन नहीं होगा, ठीक है, तो उनको अघोष बोलेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप इसके लिए, हिंदी के लिए, खासकर वर्णमाला वाले चैप्टर के लिए आप जो है प्रैक्टिकल जो है करके देखा करिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगी और चीज़ें परमानेंट मेमोरी में आपके पड़ी रहेंगी। जैसे आप इसको समझ सकते हैं ऐसे, जैसे बोलिए क ख, हमने क बोला, ख बोला, ऐसे हमने च बोला, छ बोला, ऐसे प बोला, फ बोला, बोलिए प फ, आपने प फ बोला तो क्या हुआ, इस प फ में क्या हुआ कि हम देखते हैं कि हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं, जो हमारी स्वर का जो सिस्टम जुड़ा हुआ है, उनमें कोई कंपन नहीं होता। नॉर्मल वॉइस से ही, नॉर्मल आवाज़ से ही क्या होता है कि वो क्लियर हो जाती हैं कि भाई इसमें कोई कंपन नहीं है। इसका मतलब ये कैसी हैं, अघोष है, जिनमें कोई ऐसा जो है स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। बात समझ में आ गई। और जो शेष पीछे की तीन ध्वनियाँ हैं, पीछे की जो हमारी तीन ध्वनियाँ हैं, ये ध्वनियाँ ये कैसी हो गई, ये हो गई सघोष, 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 ये तीन ध्वनियाँ। बात समझ में आ गई। कौन सी, ग घ अंग, च छ इ, ज झ इ, ऐसे ब भ ब भ म। तो ये कैसी ध्वनियाँ हो गई, ये सब सघोष ध्वनियाँ हो गई। बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझ गए होंगे आप लोग। अब मैं इसकी एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, जिसमें आप कभी इसको भूलेंगे ही नहीं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है या क्या बन सकता है, इसका फॉर्मूला सीधा सा आप बना लीजिए कि 12, ठीक, 335। तो 12 जो है, 12 335, एक वर्ड ध्यान रखिए, सॉरी ये लेटर ध्यान रखिए। तो इनसे क्या होगा, इनसे आपको ये सघोष और अघोष क्लियर हो जाएंगे। तो 12 335 का मतलब हुआ पहली और दूसरी ध्वनि, ये अघोष हो गई। और 335 जो है, यानी 12 क्या है, 12 अघोष, 12 अघोष और 335 सघोष, यानी जिनकी घोषणा की जा सकती है। तो इस 12 335 को जो है आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला, तो आप सघोष अघोष ध्वनियाँ तुरंत जो है उसमें डिफरेंट कर सकेंगे, पहचान सकेंगे और सही आंसर कर सकेंगे। क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सघोष और अघोष आपने समझ लिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं प्राण के। तीसरा मैंने क्या बताया था, प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर जब ध्वनियों को विभाजित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है या क्लासिफाइड किया जाता है, तो ये दो रूपों में होती हैं।
कौन कौन से 2 रूप होते हैं? पहला होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होता है क्या? महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसा अभी मैंने पहले बताया था ऊपर में, कि घोष क्या है। आप लोग और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो रूट टर्म्स जानते होंगे, प्रीफिक्स सफिक्स। ऐसे हिंदी माध्यम से हैं वो मूल धातु जानते होंगे कि मूल धातुएं कौन सी हैं और उसमें उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय लगा दिए जाते हैं। तो जैसे प्राण क्या है? एक तरीके से मूल धातु है, मूल शब्द है, जिसको बोलते हैं रूट टर्म। प्राण क्या है? रूट टर्म है। इसके साथ में हमने प्रीफिक्स लगा दिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश देख लीजिएगा, थोड़ी इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है, तो प्रीफिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, उपसर्ग, ठीक है। और महाप्राण ये भी क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग प्रत्यय आगे क्लासेस में भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्या है? मूल शब्द है, मूल शब्द है। बात समझ में आ गई? तो यानी प्राण मूल शब्द है, उसके साथ में अल्प लगा दिया तो अल्प प्राण, और महा लगा दिया तो महाप्राण हो गया। यह आपकी जो समस्या थी कि होता आखिर महाप्राण क्या? बहुत से बच्चे पढ़ते रहते थे, रटते रहते थे, एक तरीके से रटंत जीवी बन चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब रट जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब नए प्रश्न बनाता है तो उस स्थिति में आपके साथ समस्या आती है। आप रटी हुई चीज़ें तुरंत आपकी, जो चूँकि वही बात है ना, जिसको बता दिया कि भाई ऐसे चलना है, वो उस रूट पर चला गया, जैसे चौराहा आया वो तो कन्फ्यूज़। उसने कहा था कि भाई हमको तो जिसने रास्ता बताया था उसने कहा सीधे जाना है, अब चौराहे से हम किधर जाएँ? चौराहे से सही रास्ता कौन चुन सकेगा? सही रास्ता वही चुन सकेगा जिसके पास अपनी समझ होगी, अपनी सोच होगी। तो अपनी सोच कैसे विकसित होती है? जब हम चीज़ों को अवधारणात्मक स्तर पर, कॉन्सेप्ट के स्तर पर समझते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आप समझ हो गए होंगे कि अब अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। ये समस्या हमारी सॉल्व हो गई। अब हम देखेंगे कि आखिर जो अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं और महाप्राण ध्वनियाँ हैं वो कौन सी होती हैं। क्योंकि अल्प प्राण और महाप्राण ये क्या होते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं और महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं। पुनः हम अपने मूल चार्ट पे आएंगे। मूल चार्ट पे हम जब आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हम बात करेंगे अल्प प्राण की। अल्प मतलब आप लोग जानते होंगे कि अल्प मतलब छोटा, अल्पाहारी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जब आप पढ़ेंगे तो अल्पाहारी, अल्प आहारी यानी जो कम खाना खाता हो, ठीक। अल्पव्ययी जो कम खर्च करता हो, ठीक है। तो अल्प का मतलब अल्पायु, कम जिसकी आयु हो। अल्प मतलब छोटा होता है, और महा मतलब बड़ा। जैसे महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, ठीक। महाविद्यालय, जो विद्यालय बड़ा विद्यालय हो। डिग्री कॉलेज को महाविद्यालय ही तो बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, सब तो ग्रेजुएट कर ही चुके हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं और महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो हम यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण का पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, वहाँ पर क्या था कि हवा निकल ही नहीं रही थी। घोषत्व और अघोषत्व में सामान्य रूप से जो है हवा का बहुत प्रयोग या स्वतंत्रियों का कंपन के आधार पर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम हवा की मात्रा के आधार पर इनका आकलन करेंगे, इनको समझेंगे। जब हवा, हम कोई भी वर्ड, कोई भी ध्वनि उच्चारित करते हैं, उच्चारण उसका करते हैं, तो उसमें जो जिनमें कम हवा निकलती है उसको बोलते हैं अल्प प्राण। अल्प, या एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अल्प और
अल्प और जैसे अल्प प्राणी कर लीजिए, अल्प प्राण और अघोष। अघोष यहाँ पर एक अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे, अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब होता है कम, लेकिन अ का मतलब होता है बिल्कुल ही नहीं। यानी जैसे आपके पास ये मान के चलिए कहा गया कि भाई आप बाज़ार जा रहे हैं, माता जी ने कहा या बहन ने कहा कि बेटा कुछ सामान लिया है ना, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे पास कम पैसे हैं, ठीक है, तो वो हुआ अल्प। आपके पास पैसे उतने नहीं हैं, सामान ज़्यादा बता दिया उन्होंने, लिस्ट लंबी दे दी, तो वो हुआ जब कम पैसे हैं तो उसको अल्प धन, अल्प धन बोलेंगे, तो आपके पास अल्प धन है। लेकिन ये क्या हुआ, जब हम बिल्कुल ही हमारे पास पैसा नहीं हुआ, कहेंगे अरे पर्स तो जो है, वॉलेट तो हमारी घर पे रखी है, आप जो है पैसे दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अ का मतलब होता है बिल्कुल जीरो, उसको बोलते हैं अघोष, यानी कुछ भी नहीं। और अल्प का मतलब होता है थोड़ा है, अल्प मतलब थोड़ा है। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम वायु के आधार पर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जिसमें वायु थोड़ी निकले तो वो अल्प प्राण है, और जिसमें वायु ज़्यादा निकले वो महाप्राण ध्वनियाँ है। अब यहाँ पर ये तो हमने समझ लिया। अब हम यहाँ पर हमारे पास फिर वही समस्या आ जाती है कि आखिर इसमें से कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है और कौन सी महाप्राण है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर, जो मैंने बताया था कि भैया प्रैक्टिकल करिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें अपने अनुभव के आधार पर आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और सही आंसर करके आएंगे। जैसे आप इसका उच्चारण करके देखिए कि क, हमने क का उच्चारण किया, क्या है, कम ध्वनि निकली। ख, हवा ज़्यादा निकली, निकली कि नहीं निकली। उसके बाद ग, ग में क्या है, हवा कम निकली। उसके बाद घ, घ ज़्यादा निकली, अंग कम निकली। यानी कुल मिला के देखा जाए 1, 3 और 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, ये जो 1, 3, 5 हैं, ये क्या है, ये हमारी अल्प प्राण है। क्या है, अल्प प्राण, अल्प प्राण, यानी जिनमें कम ध्वनि हवा निकल रही है। 1, 3, 5 आप उच्चारण करके महसूस कर लीजिए इसको, तब आप बहुत अच्छी तरीके समझ गए जाएंगे। क, ग, ंग कम हवा, ख, घ देखिए ज़्यादा हवा मुंह से निकल रही है। तो अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब अल्प प्राण के बाद हम बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण बस अल्प प्राण का बिल्कुल उल्टा। अल्प और अल्प का विलोम क्या होता है, महा। अल्प मतलब आपके पास धन की कमी है और आपके पास बहुत धन है। तो अल्प आपकी आयु कम है, ये आपकी आयु बहुत ज़्यादा है, तो विलोम शब्द हुए। तो अल्प और महा, तो इसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा होता है, वो महाप्राण होता है। जो शेष दो ध्वनियाँ बचती हैं, ख और घ, ये कौन सी हैं, ये हो गई महाप्राण, महाप्राण ध्वनियाँ। बात समझ में आ गई होगी, ये महाप्राण हो गए। फिर इसके लिए भी एक मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा, उसको याद कर लीजिए, जिसमें याद रखिए कि 135 और 24, 135, 24, यानी 135 क्या है, ये आपका अल्प प्राण है, और 24 जो है महाप्राण है। यानी पहला, तीसरा और पांचवा ये हमेशा अल्प प्राण होते हैं, और इसके साथ में ही दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है वर्णमाला में, वो महाप्राण होते हैं। तो ये 135, 24 का फार्मूला याद रखिएगा। पहले भी मैंने जो है सघोष और अघोष में भी एक फार्मूला बताया था। तो इन दो को आप अगर कंठस्थ रखेंगे, याद रखेंगे, तो आपके लिए ये कोई समस्या नहीं होगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और संघर्षी और व्यंजन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे उपक्षिप्त व्यंजन की भी कभी कभी जो है उससे भी जुड़े प्रश्न पूछ लेता है। तो इन सब पर, आयोगवाह क्या होते हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं, प्रश्न अधिकांशतः वहीं से बनते हैं। तो इस वजह से ऐसे ये लोग, आयोगवाह है, बहुत से लोग नहीं पढ़ रहे हैं,
ठीक। उपक्षिप्त व्यंजन क्या हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे प्रश्न बनने की संभावनाएं उन टॉपिक से रहती हैं। तो उन टॉपिक्स पर हम लोग अगली जो आने वाली क्लासेस हैं क्रमशः उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए हम लोग अपनी क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, और आप लोगों से एक अपेक्षा भी रखता हूँ कि आप लोग अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो ये अपने दोस्तों में शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर जिन ग्रुप से अगर आप जुड़े हुए हैं या आप ऑपरेट कर रहे हैं उनमें भी इन चीज़ों को शेयर करिए, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और साथ ही साथ मुझे भी एक तरीके से जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो अब चूँकि अभी मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था, मेरी क्लासेस हमेशा ऑफलाइन ही होती थी, लेकिन अभी कुछ लोगों ने, मित्रों ने और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर जो है एसआई के लिए पढ़ा दीजिए, जिससे क्या होगा कि विशेष रूप से ऑनलाइन में ज़्यादा बच्चे, गांव के बच्चे हैं, सुदूर क्षेत्रों के बच्चे हैं, उन तक जो है ये आपकी जो है आपका ज्ञान या जानकारियाँ पहुंच जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसमें मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक भी कर दिया करिए, और जिससे क्या होगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर जो है लगा देंगे, जिससे जो क्लासेस होंगी जैसे मैं अपलोड करूँगा आपको इन्फॉर्म हो जाएंगी, और आप उन क्लासेस को देख लीजिए। और इसी के साथ मैं, अगर आप लोग चाहेंगे, इसका पीडीएफ जो होगा वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दिया करूँगा, जिससे आपके पास ये चीज़ें एक तरीके से अपने रिवीजन के लिए स्थायी हो जाएंगी। आप उसको सेव करके ऑनलाइन भी दोबारा देख सकेंगे, या अगर चाहें तो प्रिंट भी ले सकेंगे। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास यहीं हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई में आप लोग लगे रहिए, समय बहुत कम है। ठीक है, धन्यवाद।